हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। चलो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी कर चुके हैं, लिविंग ग्रुप कर लिया है। तो ये टॉपिक बड़ा आसानी से तुम समझ जाओगे और इसके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे इस टॉपिक का। और इसको 3 फेज़ में हम लोग चल रहे हैं। एक जिसमें थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, सेकेंड फेज़ आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का और एडवांस का, इस पे बेस्ड, SN2 पे बेस्ड। और थर्ड होगा NCERT के जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, जो भी रिएक्शन है SN2 पे, वो सारे रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ हम लोग डील करेंगे, ताकि हर तरह से तुम इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि इस क्वेश्चन में SN2 अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो हम लोग इसको डील करेंगे और तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम है वो सेकेंड वीडियो में सारे डाउट्स तुम लोगों के होती है वो डाउट हमने उसमें मेंशन कर दिया है। तो चलो चलते हैं SN2 रिएक्शंस पे और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखो ये जो SN2 है, 2 का मतलब समझ में आ गया होगा, बायोमोलिकुलर होता है। और एक्चुअली ये न्यूक्लियोफिलिक है तो हमने इसे न्यूक्लियोफिलिक लिख दिया है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है। अब देखो उसी रिएक्शन को, एक रिएक्शन हमने लिया है जो CH3X है प्लस OH नेगेटिव। और सिंपली क्योंकि OH एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिप्लेस कर दिया। और X एज जानते हो कि बेटर लिविंग ग्रुप है तो हट गया, ये बन गया। लेकिन जानते हो इस पूरे प्रोसेस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि SN2 रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है। अब मैंने इसी रिएक्शन को एक वेज एंड डैश पे लिया है, एक वेज एंड डैश से दिखाया है कि चलो एक रिएक्शंस है इस तरह का। और हमने इसी रिएक्शन को लिखा है इस तरह और हमने न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैच किया है। तो ऐसा करने का कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल अटैच करने पे इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। उसमें से ये स्टेट और ये स्टेट हाफ हाफ बॉन्ड होते हैं। ये डॉट डॉट है और ये भी डॉट डॉट है, ये दोनों हाफ हाफ बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि ये भी फुल बॉन्ड है, ये फुल बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों हाफ हाफ बॉन्ड है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो तुम क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 5, एक पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर है। तो ये मालूम है पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर तो है, इसमें से ये दोनों स्ट्रक्चर तो हाफ हाफ बॉन्ड है, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और सुनो पेंटावैलेंट है तो देखो क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ये शेप कैसा बन रहा है, एक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में जा रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। क्लियर है। अच्छा इसका प्रोडक्ट देखो कैसा बना है, ये प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है ये इस तरह होता है, H और ये H। और जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल लगाया इस पर तो ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर बन गया H और न्यूक्लियोफाइल। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि हम लोग जब अम्ब्रेला लेके जाते हैं विंड में और विंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा अम्ब्रेला कैसा होता है, ऐसा है तो ऐसा हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये अम्ब्रेला की तरह है, राइट ना। तो इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। और एग्जैक्टली ये अपोजिट हुआ, ये अपोजिट हुआ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं। ये अपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो गया तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कह देंगे। तो यानी SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है, उसे अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो विंड्स के अगेंस्ट जाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट वर्क करता है। अब देखो इस चीज़ को वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि वॉल्डेन ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो ये देखो पेंटावैलेंट तो बना है, जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है ये पेंटावैलेंट है। और इसे हम लोग कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। अब देखो कंसर्टेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एक साथ काम करें। जैसे हमने कहा था ना पिछले वीडियो में, तुम संगम देखोगे न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप का, तो यहाँ पे वो संगम है कि न्यूक्लियोफाइल जा रहा है धीरे धीरे और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे हट रहा है। तो ऐसा स्टेप जहाँ पे दो चीज़ साइमल्टेनियसली हो उसे हम लोग कंसर्टेड स्टेप कहते हैं। और SN2 में कंसर्टेड स्टेप होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कंसर्टेड रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये एकदम अनस्टेबल स्टेट है मेरे भाई, एकदम अनस्टेबल स्टेट है, इसको तुम आइसोलेट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है और ये क्या बनता है, आपके इन्वर्जन बनता है। अब देखो मैं इसमें एक बात लेके चलता हूँ कि ये रिएक्शन क्या बोला हमने, एक्सोथर्मिक है बोला ना। अब देखो तुमने केमिकल काइनेटिक्स का मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा यहाँ पे। देखो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़े हम लोग, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ याद करो कि अब देखो यदि यहाँ पे सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट हमारा एक्सोथर्मिक है और यहाँ फॉर्म हो रहा प्रोडक्ट, ये मान लो A+B है और आपका प्रोडक्ट बन रहा है जो कि C बन रहा है, तो तुम क्या पढ़े हो कि ये पूरे स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी। ये क्या होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी होता है ना। तो अब ये बताओ कि इसी सेम चीज़ इसमें भी होगा। यहाँ पे आपका CH3Cl है और प्लस OH नेगेटिव है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे CH3 धीरे धीरे Cl और यहाँ से OH लग रहा है, राइट। तो एक चीज़ बताओ, जो ट्रांजिशन का एनर्जी और रिएक्टेंट के एनर्जी को डिफरेंस को हम लोग ΔG++ कह देंगे। वैसे नीट वाले बच्चे इस ग्राफ को इग्नोर कर सकता है, ठीक है। वैसे पढ़ लोगे तो इससे क्या लॉस थोड़ी ना होगा। तो ये एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे इसको, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द रिएक्टेंट, ΔG++। इसके एनर्जी डिफरेंस और इसके एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग ΔG++ बोलेंगे। तुम कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी नाम दे दो। अब देखो यहाँ तो ये किसका एनर्जी है, प्रोडक्ट का, और ये किसका एनर्जी है, रिएक्टेंट का। तो इस एनर्जी को क्या बोल देंगे हम लोग, बताओ इसको, ΔG+ को एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड डिफरेंट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोल देंगे। तो एग्जैक्टली यही ग्राफ है SN2 का, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब देखो ये रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो तुम पूरा पढ़ते हो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम होता है। एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री वो रिएक्शन होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसे एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन कहते हैं। तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी दोनों सेम होता है। अब देखो यहाँ पे ये किस क्या है, 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो मोलिकुलरिटी 2 बोल दोगे। चलो अब यहाँ देखो इस रिएक्शन का, यहाँ पे देखो 1N1, क्योंकि हम जानते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम ऑर्डर निकालते हैं, सम ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह लिखते हैं और इसका सम करो 1N1 2 हो गया। तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी दोनों इक्वल होते हैं, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, इसलिए इसका हमने ऑर्डर भी 2 लिखा है और मोलिकुलरिटी भी 2 लिखा है, राइट। अब देखो इस रिएक्शन में तुम्हें कहीं भी कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ नहीं ना, तो जब इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रोबेबिलिटी बनेगा रीअरेंजमेंट का। जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बन पाएगा तो रीअरेंजमेंट का चांसेस खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है तो रीअरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने लिखा है कि नो रीअरेंजमेंट। वाई, बिकॉज नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, राइट। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे मैंने पहले बोल दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चे को ये आता है कि सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों लेते हो, पोलर प्रोटिक क्यों नहीं लेते। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे हमने पूरा डिटेल्ड में लिखा है कि क्यों लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे SN2 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, वो भी समझो ऐसा क्यों होता है, वो भी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये देखो इसमें क्या है कि पहले ये देख लो कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्यों लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट लेने से क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों नहीं लेना चाहिए सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी प्रॉब्लम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा और जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो ट्रांजिशन फॉर्म करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ट्रांजिशन फॉर्म हो नहीं पाता है, ठीक है। अब ट्रांजिशन जितना लेट फॉर्म करेगा उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि वहाँ क्राउडिंग होगा। अब तुम ही बताओ, तुम इस रूट से जा रहे हो और इस रूट से ट्रक आ रही है और ये तुम दोनों फंस गए तो आसपास जाम लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, बिल्कुल जाम लग जाएगा। तो जब जाम लग जाएगा तो तुम किसी रास्ते से निकल ही नहीं सकते हो क्योंकि पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली ये है कि न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है और ये पूरा सबस्ट्रेट है जो कॉम्प्लेक्स है। अब दोनों एक दूसरे के पास आके स्टक हो जाएगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, यदि किसी की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो इसमें तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाओ, एक और लिखा है हमने बीटा ब्रांच।
बच्चे को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि सर बीटा ब्रांच में क्यों नहीं रिएक्शन अच्छा से हो पाता है, क्यों SN1 रिएक्शन फास्ट होता है उसमें। अब देखो बीटा ब्रांच कन्फ्यूजन कहाँ होती है, तुमको लगता है कि ये तो 1 डिग्री है भैया, इसमें तो हो जाना चाहिए रिएक्शन, है ना, इसमें तो SN2 हो जाना चाहिए क्योंकि जहाँ पे हेलोजन अटैच है वो तो 1 डिग्री से अटैच है। बट ऐसा होता नहीं है। देखो सेकेंड कार्बन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इतने कॉम्प्लेक्स होने का न्यूक्लियोफाइल तो अटैचमेंट हो जाता है, तो इससे थोड़ा फास्ट है, इस रिएक्शन से थोड़ा सा फास्ट होगा, बट तब भी ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही स्लो। तो तुम ज़्यादा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जैसे SN2 कंप्लीट होगा तो ये SN1 में बहुत ही फास्ट होता है, SN1 होता है इसमें, ठीक है। तो अब ये देखो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और नियोपेंटाइल और टर्सरी को तुम एक साथ लेके चल सकते हो, राइट। टर्सरी होते हो, सेकेंडरी होते हो तो वो खत्म हो जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी, बट फिर भी तुम मानते हो कि 0.01% तो नियोपेंटाइल के साथ भी हो ही जाएगा टर्सरी के साथ। अब यहाँ पॉइंट आता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। अब देखो कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल लोगे, जैसे मान लो KOH लिया हमने, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे KOH ले या फिर NaOH ले लो, ठीक है, या SCN ले लो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे तो उसमें क्या होता है, कैटायंस एनायंस होता है ना। देखो कैटायंस एनायंस है, बात समझ में आ रही है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे तो उसमें कैटायंस एनायंस होगा, बिल्कुल होगा कैटायंस एनायंस। तो अब ये देखो हमने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और पोलर एप्रोटिक लिया, दोनों में डिफरेंस तुम्हें मालूम चल जाएगा। अब देखो पोलर हमने क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि एल्कोहल लिया, और हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे तुम जानते हो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैटायंस एनायंस दोनों होते हैं। तो होता क्या है कि जो कैटायंस होते हैं वो पोलर प्रोटिक के ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। मेरी बात समझ में आई क्या हमने कहा। देखो इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर सोडियम के कैटायन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। साथ ही साथ जो ब्रोमीन है, एनायंस है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह बना लेगा, यानी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा बॉन्ड, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा। तो इसमें क्या देखा कि ब्रोमीन जो है फ्री तो है ही नहीं, जब ब्रोमीन फ्री ही नहीं है तो वो एग्रेसिव ब्रोमीन होगा ही नहीं। एग्रेसिव ब्रोमीन समझते हो, एग्रेसिव ब्रोमीन का मतलब ये हुआ कि तुम शांत बैठे हो, सडनली तुम्हें कोई आके पिंच कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पेन का नोकी भोंक रहा है, तो उससे क्या होगा, तुम सडनली एग्रेसिव हो जाओगे, है ना। अब तो सडनली न्यूक्लियोफाइल को कोई एग्रेसिव तो है नहीं है, तो जब एग्रेसिव है ही नहीं तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल फ्री न्यूक्लियोफाइल रहेगा नहीं, तो इसलिए रिएक्शन में प्रोसीड कर नहीं पाएगा, फास्ट रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो पोलर प्रोटिक समझ में आ गया कि पोलर प्रोटिक लेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी बॉन्ड बना लेगा, और कैटायंस होगा वो भी बॉन्ड बना लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल फ्री ही नहीं रह पाएगा, जब फ्री नहीं रहेगा तो वो रिएक्टेंट को चांद पे पहुंचा ही नहीं पाएगा। समझ में आई बात। जो न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है तब नहीं बोलता है सबस्ट्रेट को चलो तुम्हें चांद पे लेके चलते हैं, मतलब तुम प्रोडक्ट की ओर चलो, चलो तुम्हें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जितना एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही प्रोडक्ट बन पाएगा फास्ट। अब देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि ये तुम पोलर एप्रोटिक लेते हो, तो हमने पोलर एप्रोटिक लिया DMF। अब DMF लेने से क्या हुआ, हमने वही लिया है न्यूक्लियोफाइल Na++ Br नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Na ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना लेगा Na के साथ, लेकिन Br बना नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब तुम पूछोगे कि सर ब्रोमीन इसके साथ क्यों नहीं बना पाएगा। भाई इसके साथ ब्रोमीन तब बनाएगा जब ये कार्बन बिल्कुल फ्री रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है, तो यदि बनाएगा तो बहुत ही क्राउडिंग हो जाएगा, संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये Br नेगेटिव फ्री है, अब फ्री नेगेटिव है तो उसे एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल हो गया तो सबस्ट्रेट को उठा के लेगा, उस तरफ पहुँचा देगा। ठीक है, समझ में आई बात कि पोलर एप्रोटिक लेने से न्यूक्लियोफाइल फ्री रहता है, यानी उसे हम एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। पोलर प्रोटिक लेने से वो फ्री न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता है, और पोलर एप्रोटिक लेने से वो न्यूक्लियोफाइल एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड बना नहीं पाता है। चलो तुम्हारे एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं, क्रोन ईथर जानते हो, क्रोन ईथर इस तरह बनता है। तो क्रोन ईथर ये ले लो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, फिर इस तरह से बॉन्ड बना देगा, 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 तो ये क्रोन ईथर है। तो यहाँ पे क्रोन ईथर में क्या होता है, क्रोन ईथर भी SN2 में जाता है। अब देखो क्यों, क्योंकि जो कैटायंस होता है ये यहाँ पे फिट हो जाता है, तो कैटायंस फिट हो जाने पे इसका भी न्यूक्लियोफाइल फ्री हो जाता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है तब ये भी एग्रेसिव रिएक्शन पार्टिसिपेट कर जाता है, इसलिए बोलते हैं क्रोन ईथर भी इन्वॉल्व होगा SN2 रिएक्शन में। ठीक है, तो तुम्हें एक बात समझ में आ गया कि पोलर एप्रोटिक क्यों लेते हैं।
क्लियर है? सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लेते हैं? डन। अब आ जाओ। अब देखो देखो एक बात, हमने बहुत मेहनत किया है, अच्छा हैंड राइटिंग लिखा है। ऐसा हैंड राइटिंग होता नहीं है मेरा, मैं ऐसे लिखता नहीं हैंड राइटिंग, बहुत गंदे होता है मेरा हैंड राइटिंग, तो इस पर तुम लाइक करना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने से रिएक्शन फास्ट क्यों होता है? ठीक है, तो ये देखो हमने एक रिएक्शन लिखा है ये, ठीक है, अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड एक रिएक्शन लिखा है। अब देखो इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल लेने से देखो दो सेंटर तुम्हारे पास आ रहा है नजर, एक तो कार्बन के पास भी कैटायंस होगा यदि ऑक्सीजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो, और यदि हेलोजन चला गया क्योंकि लिविंग ग्रुप होता जाएगा ही तो यहाँ भी कैटायंस होगा। तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा चलो दोनों जगह कैटायंस है, मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा पोलराइज कर रहा हूँ, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, चलो दोनों को मैं दे रहा हूँ, तो दोनों को देगा, दोनों को ठग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल को पता है कि ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं भैया कार्बन को छोड़ के, डबल बॉन्ड को छोड़ के, है ना, क्योंकि उतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं कि दोनों दो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके लाके भाग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन वैसे इतना आसानी से निकलने वाला ग्रुप भी नहीं होता है, तो हेलोजन्स इजीली चला जाएगा क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट सेम लिखा है हमने, ये दिखाया है कि देखो ट्रांजिशन स्टेट में ये होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल को पता है कि ऑक्सीजन तो जाने वाला है नहीं कार्बन को छोड़ के, तो ये लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हेलोजन तो लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट बना। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा SN2 होगा। अब देखो मैंने कुछ ग्रुप लिखा है यहाँ पे, देखो मिथाइल हेलाइड्स वेरी गुड है, अच्छा होता है। RCH2X प्राइमरी है तो गुड होगा, सेकेंडरी है तो मैनेज होगा, और यदि एलाइल है तो होगा, बेंजाइल है तो होगा। कंडीशन क्या है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बेस्ड न्यूक्लियोफाइल। याद रखो मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल एक बेस भी होता है, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल के पास बेस की कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होगा, क्या हमने कहा, CH2 डबल बॉन्ड CH देख लो। अब इस कंपाउंड में क्या है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल, ये पार्टिसिपेट करेगा अच्छे से जब अब तुम्हारे पास एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ भी देख लो, ये कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा जब तुम्हारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा, बट कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पुअर होगा ना तो वो चला जाएगा SN1 के साथ, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये कंपाउंड सबसे एक्सेलेंट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड वाले सबसे एक्सेलेंट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले सबसे अच्छे होते हैं। अब देखो मैंने एक क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे, देखो क्या है क्वेश्चंस। एक CH3Cl लिया है, ठीक है, एक लिया हमने कौन सा ग्रुप, चलो मिथाइल हेलाइड लिया है जो कि 2 डिग्री है, और ये एलाइल है और ये बेंजाइल है। अब सोचो सबसे आसानी से कौन जाएगा, बेंजाइल है तो बेंजाइल सबसे आसानी से जाएगा, फिर मिथाइल, ठीक है, उसके बाद R ग्रुप क्योंकि एलाइल है, और फिर जाएगा 2 डिग्री। बहुत आसानी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह से आएंगे ऑर्डर अरेंज करने के लिए, हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी पे बेस्ड है। अब देखो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोल दूँ कि बताओ तुम्हारे पास एक कंपाउंड नॉर्मल हेक्सेन हेलाइड है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड दे दूंगा नॉर्मल पेंटाइल हेलाइड्स है, और नॉर्मल ब्यूटाइल हेलाइड है। अब देखो सबके सब हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, चेक करो सबके सब sp3 है। तो मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि इसमें से कौन सा SN2 में फास्ट जाएगा, सोचो कौन सा जाएगा फास्ट SN2 में। तो देखो इसको हम डील करते हैं किससे, क्रॉडिंग सिस्टम से। बेयर स्ट्रेन थियरी हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें आइसोमेरिज्म में, या सिंपली देखो बेयर स्ट्रेन, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सबका एंगल एक ही होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, तो इसका एंगल 90 है तो संभव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्रॉडिंग है। तो जितना ज़्यादा क्रॉडिंग रहेगा SN2 उतना ही स्लो जाएगा, ठीक है। तो इस अब देखो इसमें भी ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, होना ये चाहिए कि इसमें सबसे कम क्रॉडिंग है, सबसे फास्ट SN2 जाना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। इसके साथ कुछ और एक्सेप्शनल केस है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन लिया है तो आयोडीन न्यूक्लियोफाइल लेके इजीली रिएक्शन हो जाता है। अब हमने ऑर्डर क्या लिखा है, साइक्लोपेंटाइल हेलाइड, साइक्लोहेक्साइल हेलाइड, साइक्लोब्यूटाइल हेलाइड एंड साइक्लोप्रोपाइल हेलाइड्स। ऐसा क्यों सर? देखो साइक्लोहेक्साइल हेलाइड्स में अब जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, उसके लिए आसान हो जाएगी। देखो एक्सियल हाइड्रोजन्स इन द चेयर फॉर्म
देखो ये दोनों, इसे एक्सियल कहते हैं, तो ये एक्सियल पोजीशन और ये तुम्हारा इक्वाटोरियल हो जाता है, ठीक है, और ये एक्सियल पोजीशन हो जाता है। एक्सियल हाइड्रोजन इन द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रेड ज़्यादा होगा। तो यदि एक देखो ये एक्सियल पोजीशन है तो इसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इतना आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा इस पर। तो तुम्हें यदि क्वेश्चन आ जाए तो इस कंपाउंड में क्यों स्लो होता है, क्योंकि इसका एक जब इसका तुम बनाओगे चेयर एंड बोट फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, तो चेयर एंड बोट बनाने के बाद तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ आते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से आने से इसके क्रॉडिंग ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा क्रॉडिंग होने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे कम क्रॉडिंग है वहाँ पे अटैक करने के लिए। तो रिएक्शन तो होगा बट साइक्लोपेंटेन से कम होगा, ठीक है। तो ये रहा SN2। इसमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी था तुम्हें समझना। एक, पोलर एप्रोटी क्यों लेते हैं, क्रॉडिंग ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, यदि साइक्लो कंपाउंड आएगा तो उसका कैसा, तुम उसमें कैसे रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे तुम्हारी और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ओके। फिर भी कोई डाउट है तुम जाओ मेल सेक्शन, वहाँ मेल करो, हम उस चीज़ को अगले वीडियो लेक्चर में मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।